ओके, तो हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अब कुछ केस लॉस, कुछ एमसीक्यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, क्या सही है ये आंसर या गलत है? हाँ जी, अब तो सब जगह अप्लाई होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ सॉरी, मतलब ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, कांटा मार देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, पुरानी क्वेश्चन है नहीं। ओके, देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, कौन सी डेट पे आया था? जल्दी से बताना, क्योंकि कम से कम जितने मैच करेंगे हमें फायदा होगा। 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1930। नाउ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज बेस्ड ऑन विच, कौन से कानून पे आधारित है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? सी। देखो, आंसर की मत ओपन करना अपने सामने अगर आपके पास है, बट लॉजिक लगाना, क्योंकि हमें याद करना है। ठीक है, इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन इट्स ऑपरेशन इज, अभी बताया है तो, प्रोस्पेक्टिव। इट इज अ प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। मैं आंसर की बाद में शेयर करूंगा आप लोगों से। ठीक है, मैं दे भी दूंगा आपको सारे क्वेश्चन जो हमारे रह जाएंगे, बट फिर भी आप कीजिए। इट इज अ प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, several provision of Indian Contract Act have been retained। अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कहा है ना, अभी तक रिपील्ड नहीं किया गया, तो अभी हमने बात पढ़ी है। बताइए जरा कौन सा ठीक होगा, बायर और सेलर के लिए, दोनों के लिए है? दोनों के लिए। टू मीट द नीड ऑफ द बायर एंड द सेलर टू मीट द स्पेशल कंडीशन एग्जिस्टिंग इन इंडिया रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ, कौन सा ठीक रहेगा, सी या डी? डी। डी का स्कोप बड़ा है, डी का स्कोप बड़ा है। ठीक है, बायर और सेलर का मतलब थोड़ी ना और भी चीजें, तो स्पेशल कंडीशन if it is not inconsistent with the sales of goods act, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से हम प्रोविजन देख लेंगे। Now 6 is formalities attending the transfer of the property, formalities attending the transfer of the property in the goods under the conflict of the law shall be governed by, पहली चीज आपको तो इन सब का मतलब पता होना चाहिए, then only you can do it। ठीक है, लेक्स फॉरी तो सबको पता होगा, लॉ ऑफ द फॉरम, जहां पर है, जहां का क्या नाम है, कोर्ट है, वहां का लॉ चलेगा। लेकिन ये कह रहा है फॉर्मेलिटी अटेंडिंग द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स अंडर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉ शैल बी गवर्न्ड बाय। अच्छा, लेक्स सीटस का मतलब पता है आपको? सब प्लेस से रिलेटेड है। इट इज, आप लिखना चाहे लिख लीजिए, सीटस का मतलब होता है, और ये इसका आंसर है। लेक्स सीटस होता है गवर्निंग द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। लॉ, ऐसा लॉ जो गवर्न करता है टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, और यहाँ के लिखा है प्रॉपर्टी के टाइटल की बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स is depend upon and varies with the location of the property। जहाँ प्रॉपर्टी लोकेट करती है उसके हिसाब से वो चेंज होता है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, सपोज अगर हम, पहली चीज सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। अगर हम अमेरिका में जाके कुछ चीजें कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीदे, तो वहां का लॉ अप्लाई होगा, यहाँ का नहीं होगा। तो लॉ लेक्स सीटस इसका आंसर है, साइटस। ठीक है, अगर कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है, देन द लॉ ऑफ द वेयर द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विल अप्लाई, लेक्स सीटस। Now, under the conflict of the laws, rights and obligation flowing out of the contract will be regulated। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, contract flowing out of the contract। अगर conflict आता है rights and obligation में, तो कहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? एक बार आप ऑप्शन देख लेते हैं। फॉरी लगेगा, लॉक्स रेजिस रेजिट एक्टम लगेगा, या लेक्स कॉन्ट्रैक्टस लगेगा? सी, एक काम करेंगे आप, इसका पहले ना इन सब के मीनिंग निकाल लेंगे। ठीक है, इसको तभी हम करेंगे, देन वुड बी, अब रट्टा मारने से ज्यादा बढ़िया इसके पहले मीनिंग निकालिए, डिफरेंशिएट करिए, देन ओनली यू कैन डू इट। सीटस हमने देख लिया, फॉरी तो हम जानते ही हैं, एंड लोकस रेजिट एक्टम क्या होता है, जहां पे प्रॉपर्टी लोकेट करती है, ये भी उसी से संबंधित है। और लेक्स जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली हुआ, तो विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, इसको हम बाद में ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि देखो दिखने में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, बट एप्लीकेशन में डिफरेंट है। दो इसका आंसर सी है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, however we'll see all the difference। now अब बहुत सिंपल से कोई सेक्शन बेस्ड है। द टर्म बायर अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1913 हैज, कहाँ पे दे रखा है बायर की डेफिनेशन? तो सिंपल सा है, 2 में, ए में है, 1 में है ना बायर। दो
अरे पहली डेफिनेशन है ना 1 और 13 मेरे ख्याल से, बायर और सेलर। Yes sir, 2-1. 2-1 है ना, तो ये आंसर होगा ना। सेलर की कहां पर है? 213 में आई गेस। 13, yes sir. 1 and 13 साथ में लिख लोगे तो ज्यादा याद रह जाता है। The term goods in the Sales of Goods Act means स्पेसिफिक गुड्स है, असर्टेन गुड्स है, ऑनरशिप। ऑनरशिप तो है ही नहीं गुड्स का मतलब, ये दोनों तो है, लेकिन दोनों आंसर डी भी दे रखा है, सब्जेक्ट मैटर। अगर यहाँ पे अनस्पेसिफाइड गुड विल अनअसर्टेन होता तो वो ऑप्शन होता, तीनों को मिला देते, तो ना ए हो सकता, ना बी हो सकता, ना सी। बेस्ट आंसर वुड बी सब्जेक्ट मैटर। नाउ डिलीवरी है मींस, डिलीवरी कहाँ दे रखा है? सेक्शन 2-2 में B. 2 डिलीवरी 2 में B में sir. Yes sir. yes sir. और डिलीवरी के बारे में लिखा है ना, डिलीवरी कैसी होनी चाहिए? Voluntarily. वॉलेंटरली होना चाहिए, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ये आगे भी क्वेश्चन आएगा शायद। अच्छा ये आ गया अंडर सेक्शन 2(2) ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, डिलीवरी मींस ग्रेटिशियस। ग्रेटिशियस होता है क्या? फ्री में दी जाती है चीजें? नहीं। इनवॉलेंटरली, बगैर इच्छा के दी जाती है? नहीं, वॉलेंटरली होती है। लेकिन एक काम करना, कई बार आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप 3 ऑप्शन पढ़े, तीनों पे टिक कर देते हैं पहले ही, अगर जो पहले आया था। ऐसा मत करना कभी भी, पहले नीचे वाले को भी देख लेना तभी करना। ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज अ ग्रेटिशियस, इनवॉलेंटरी, वारंट, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, डिलीवरी विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 2(1) ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कैन बी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, तीनों हो सकता है, पढ़ चुके। Yes sir. Then we have, it has been remarked that the sale of goods act has not been proved one of the more successful pieces of the codification taken by the parliament by. It has been remarked that the sale of goods act has not been proved one of the more successful piece of the codification under the law. Okay, ये किसने दिया होगा? पार्लियामेंट की बात कर रहा है। ओके, ऐसे कपूर जी पार्लियामेंट में गए हैं? पहली बात ये तो है ही नहीं, तो फॉलो कर मुल्ला जी, जस्टिस गोडा रघुनाम। तो इसका आंसर वैसे गैसिंग है, बट पीएस अथैया हो सकता है। देखो सारे आंसर हम जितने भी आएंगे, हम सारा को पढ़ नहीं सकते, अब इसलिए परेशान भी मत हो जाना। ऐसा क्वेश्चन देख ले तो ढूंढने लग जाओ, माइंड मेरे को बहुत है, ज्यादा परेशान हो गए तो और चीजें खराब करोगे। बात अलग है, इसको देख लेना अथैया ने क्या कहा है। अच्छा ये बात बताओ, भानु अथैया कौन है? सुना है भानु अथैया? जस्टिस है? अरे जस्टिस नहीं है, भानु अथैया कौन है बताइए जरा जल्दी से। मेरे को नाम याद आया अथैया के नाम से, बताइए। सुना नहीं है नाम भानु अथैया नाम? मूवी देखी थी गांधी? हाँ जी। Yes sir. अरे गांधी मूवी नहीं देखी? तो देखिए, उसमें आपको पता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर है गांधी के कपड़े जिसने पहनाए, वैसे तो फनी हो गया थोड़ा। उस पूरी मूवी में जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है ना, भानु सर ये अथैया। ऑस्कर मिला है इनको। हाँ जी, इसको ऑस्कर मिला ये yes sir. भानु अथैया। ठीक है, तो चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी ऑफ द गुड्स? इनमें से कौन सी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है? कौन सी हो सकती है? अच्छा, बिल ऑफ लेडिंग है, मैंने अपने को बिल दे दिया, यानी मैंने डिलीवरी दे दी, मैं आपको बिल भी पकड़ा रहा हूँ, तो ये कंस्ट्रक्टिव तो होती है। अटॉर्नमेंट बाय द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, उसने ये मान लिया है कि गुड्स जो मैं पोजेस कर रहा हूँ किसी और के नाम के लिए कर रहा हूँ, तो दैट वुड बी बोथ होना चाहिए। C. Yes sir. ठीक है, सी आंसर है इसका। नाउ अ बिल ऑफ लेडिंग इज, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? पता है ना क्या होता है बिल ऑफ लेडिंग? बताया था। So proof of possession of the goods. हाँ, कि भाई मैंने आपके गुड्स, जब सेलर बायर को जब गुड्स देता है उसके साथ भेजता है ना, तो बिल ऑफ लेडिंग भेज देता है। बिल ऑफ लेडिंग पहुंच जाता है तो बायर जो है अपने गुड्स को ले जा सकता है वहां से, डॉकयार्ड या फिर जहां से भी। तो नेगोशिएबल चेक होता है क्या बिल ऑफ लेडिंग? चेक की तरह होता है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रॉमिसरी नोट होता नहीं। तो बिल ऑफ लेडिंग तो एक तरीके का कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, तो क्या होगा? नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, आंसर आप दीजिए, मैं दे रहा हूं आंसर। नाउ 16, द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू गुड्स इन द गुड्स ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड अंडर, कहां दे रखा है ये? D 4 to 4. और में देखो, ये याद कर लेना, ठीक है? बार बार भूल जाओगे, लेकिन 3-4 बार करोगे तो याद हो जाएंगे। वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल।
लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में है क्या क्या। हमने पढ़ा था ना, काफी लंबी डेफिनेशन है, सबसे बड़ी डेफिनेशन इसी की है। The definition of document title to the goods given in section 4 of the Sales of Goods Act is कैसी है डेफिनेशन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की सेल्स ऑफ गुड्स में, कैसी एग्जॉस्टिव है? क्या कोई डेफिनेशन अपने आप में एग्जॉस्टिव होती है? मैक्सिमम केसेस में नहीं होती है। डेफिनेशन जनरली इंक्लूसिव होती है, कुछ चीजों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। डेफिनेशन एक्सक्लूड भी करती है, चीजें इंक्लूड नहीं होगी। तो हमने उसमें एक्सक्लूड तो देखा नहीं था, इंक्लूड ही देखा था। तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, कैसी हो सकती है? एग्जॉस्टिव तो होती नहीं कोई डेफिनेशन मैक्सिमम। बताइए लॉजिक लगा के। The descriptive. डिस्क्रिप्टिव होगी, बता रही है क्या क्या है, ठीक है ना। उसमें देखा ना डॉक्यूमेंट टाइटल क्या होता है, डॉग वारंट है, बिल ऑफ लेडिंग है, या कोई और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे टाइटल जा रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, एग्जॉस्टिव तो नहीं होगी। है बड़ी डेफिनेशन बट स्कोप अभी भी है, कुछ और भी हो सकता है। Which of the following document is a document of the title to the goods? Okay, bill of exchange का टाइटल होता है? Yes, बिल ऑफ sir. एक्सचेंज तो टाइटल नहीं होता, प्रोमिसरी नोट भी नहीं होता। हाँ डॉक वारंट होता है, पढ़ा है ना इसके डेफिनेशन में। Yes, sir. बिल ऑफ तो एक्सचेंज bill तो of lading इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम गुड्स को दे रहे हैं पैसा। प्रोमिसरी नोट में तेरे को पैसा दे दूंगा। डॉक्यूमेंट गुड्स का टाइटल थोड़ी ना होता है। ये तो bill of lading होता है सर. बिल ऑफ लेडिंग होता है, Yes, sir. डॉक वारंट होता है। वो पढ़ लेना डेफिनेशन एक बार दोबारा से, देखो क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से, अंदर से आ रहे हैं, ऊपर से नहीं आ रहे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट टाइटल टू द गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ 2(4)? गुड्स किसको मानेंगे? डॉक्यूमेंट, सॉरी 2(4) की ही बात है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट लिखा हुआ भी है, वार फिंगर सर्टिफिकेट लिखा है, तो दोनों ही होगा, Yes, बोथ। अंडर 2(4) विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट टाइटल? कौन सा डॉक्यूमेंट टाइटल नहीं है, यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? ये क्या है? पक्का डिलीवरी ऑर्डर इनेबलिंग अ पर्सन टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑन द पेमेंट ऑफ गुड्स। ये होगा पक्का डिलीवरी, हमने ऑर्डर पर्ची काट के दे दी है, या मेट्स रिसीट दे दी है, होंगे क्या? No, पक्का sir. पक्का पर्चा दिया है, उसमें लिखा है ना कोई और भी तरीका हो सकता है टाइटल को ट्रांसफर करने का, तो दोनों होंगे या कोई नहीं होगा? हाँ जी, ये मेट्स रिसीट क्या होती है? देखो मेट रिसीट नहीं है, लेकिन मेरे को इससे पता लग रहा है कुछ चीज तो रिसीट है। मेट रिसीट आई डोंट नो, बट आंसर रिसीट है ना, किसी चीज की दे रहा है, जैसे रेलवे रिसीट होती है। एक बार देख ही लेते हैं क्या होता है मेट रिसीट। पर सर ये तो नॉट पूछ रहा है ना, जो नहीं है तो फिर. क्वेश्चन में क्या लिखा है? नहीं है, ये Yes, बार sir. देखते हैं। अंडर सेक्शन, अच्छा 2(4) की बात कर रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल? टाइटल डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है? ओके, तो सर दोनों ही नहीं है फिर तो. एक बार देख लेते हैं मेट रिसीट क्या होती है। मेट रिसीट इज अ ट्रेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय is prepared and issued by the chief officer. Okay, it does not guarantee carriage of the goods. Okay, इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? भाई हमने एक डिलीवरी दी, पहले पक्का डिलीवरी ऑर्डर दे रहे हैं, इनेबलिंग अ पर्सन टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑन द पेमेंट ऑफ द प्राइस, यानी हम पेपर पे कैसे लिख के दे दिया है, क्या वो ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा एज पर द सेक्शन 2(4)? तो 2(4) में ऐसी कुछ बात लिखी नहीं गई है, बट इट मस्ट बी इन अ प्रॉपर मैनर। ऐसे ही मेट रिसीट है जहां पर कोई गारंटी नहीं होती है किसी भी चीज की, ठीक है। गुड्स खो गए तो खो गए, तो कैन इट बी कंसीडर और नॉट? वैसे तो 2(4) में ऐसी कुछ दोनों ही बातें नहीं लिखी हैं, अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन निकाले तो दोनों आउट ऑफ द कोर्स हैं, नहीं होगी। तो वही इसको रट्टा मारी है, वैसा ऐसा क्वेश्चन शायद ही आए, बट एक बार देख लेना, ठीक है। Now future good has been defined in the Sales of Goods Act 1930 under 2(6) है इसका। तो फ्यूचर गुड्स 2(6), फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? जो अभी तक बनाए जाएंगे, अनसर्टेन्ड है,
2(6) में लिखा ही आगे में फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स विच आर नॉट येट इन एग्जिस्टेंस, अनसर्टेन गुड, असर्टेन गुड्स। चलो कौन से होंगे? अनसर्टेन होते हैं क्या? अनसर्टेन कौन से होते हैं? in existence. हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, ए होगा या बी होगा आंसर? ए। बी क्यों A. नहीं होगा? सर अनअसर्टेन गुड्स तो एग्जिस्टेंस में तो होते हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैंने जो आपको बताया था ना, एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनसर्टेन। अनअसर्टेन, अनअसर्टेन वो है जो बल्क में पड़े हैं लेकिन बन तो चुके हैं, साइड में पड़े हैं, वेयर हाउस में है तो सही। बट फ्यूचर गुड्स होते हैं जो आपके कहने पे ठीक है मैं आपका चश्मा बना दूंगा, आपको स्पेक्स चाहिए ना, नजर नहीं आ रहा ढंग से, तो मैं आपका चश्मा बना दूंगा, तो वो होंगे गुड्स which are not yet in existence, जो भी बनाए नहीं गए हैं। The term goods has been defined in the Sales of Goods Act under goods कहाँ डिफाइन है? 2(7). ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% क्वेश्चन यहाँ से आता है, ध्यान रखना। 2(7) is very important. So definition of good has been given in the section 2(7) of the Sales of Goods Act is the same as given us। कैसे दी गई है Sales of Goods की definition? मोबाइल प्रॉपर्टी इंडर जनरल क्लॉज एक्ट, मोबाइल प्रॉपर्टी टीपीए में तो वो तो टिम्बर ग्रास 3 चीजों के बारे में बात करता है। मोबाइल प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो मोबाइल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है ही नहीं। पहली बात तो यही एलिमिनेट हो जाता है। अगर सी एलिमिनेट हो गया तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा ना, डी तो एलिमिनेट नहीं होगा, चेन आइदर लिखा होता तो एलिमिनेट हो जाता। क्या होगा आंसर? डी होना ए। चाहिए। तो नहीं, जनरल क्लॉज में मूवेबल की डेफिनेशन, हाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप ध्यान देखोगे तो ये पूछा गया है कि गुड्स के डेफिनेशन कहाँ दे रखी है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछे गुड्स की डेफिनेशन कहाँ है, तो सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स में है डेफिनेशन गुड्स की। तो टीपीए में भी तो दे रखी है सेल्स। टीपीए में उसकी है मोबाइल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टीज की है वो। हाँ जी, गुड्स की नहीं है, तो कोई भी नहीं है इनमें से। मेरे थोड़ा ट्रिकी था, घुमाने वाला था, लेकिन सही हाँ, क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर के पेपर, तो मेरे को भी, मैंने जब कुछ रिसेंटली पढ़े थे तो ये मेरे को लगा है कि कहीं ना कहीं पढ़ा है कि गुड्स की डेफिनेशन कहीं है ही नहीं। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो हम पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 2 में कहाँ है गुड्स की डेफिनेशन ही नहीं है। जनरली बच्चे या तो जनरल क्लॉज पे लगाएंगे क्योंकि जहां कुछ नहीं मिलता जनरल क्लॉज की तरफ जाते हैं, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है बस, तो किसी में भी नहीं दे रखी है। The definition of goods under section 2(7) of the Sales of Goods Act is exhaustive and descriptive. as per the for the purpose of Sales of Goods Act, तो ठीक है डेफिनेशन। ये याद रखना, गुड्स की डेफिनेशन सब्जेक्ट वाइज चेंज भी हो रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे गुड्स की डेफिनेशन कुछ और है, एक जगह है, थोड़ा सा कहीं जो क्लैरिटी नहीं है, तो वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चैलेंज किया जा सकता है इसको। अदरवाइज द डेफिनेशन तो साफ साफ बताती है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो अपने आप में एग्जॉस्टिव भी है, बताती भी है। ठीक है, सी मार्क कर सकते हैं आप। गुड्स इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड भी कर रहा है, एक्सक्लूड भी कर रहा है, अदर देन द एक्शनेबल क्लेम्स, और ये है ना मनी। गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2(7), वैसे गुड्स की डेफिनेशन कहीं और नहीं है, तो आंसर इसका एग्जॉस्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ही होगा। गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ 2(7) ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूड्स, ओके, ठीक है, दोनों चीजें हैं, इंक्लूड्स लिखा है विद इन द मीनिंग ऑफ, नाइदर होगा, नाइदर वाला, यही गड़बड़ करते हैं मादी, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है, देखते हाँ ऐसा लग रहा है ये दोनों को इंक्लूड नहीं करता, तो नाइदर है, ना ही एक्शनेबल क्लेम ना मनी, दोनों को कवर नहीं करता है। अब ये भी बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2(7) ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द टर्म गुड्स डज नॉट इंक्लूड, गुड्स में क्या नहीं आएगा? स्टॉक एंड शेयर आएगा, ये तो है ही गुड्स। ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड्स माना है, ग्रास भी गुड्स माना है, तो आंसर क्या होगा? नीदर ए बी सी, तीनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों गुड्स हैं, ए बी सी तीनों गुड्स हैं, लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। तो which of the following are goods within the meaning of section 2(7) of the Sales of Goods Act? हाँ जी,
दोनों भी Which of the following are goods? कौन से goods हैं? Okay, thing attached to it or forming part, दोनों है. Answer is C. Now transfer of actionable claims is governed by, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बताया भी है, टीपीए में होता है ना ट्रांसफर एक्शनेबल क्लेम्स, Yes. लास्ट चैप्टर है ना ये. Section 130 to 137. हाँ जी, लास्ट चैप्टर. ओके, आगे चलते हैं. पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु हैज सीजेस टू पे हिज डेट्स. डेफिनेशन दे ही रखी है इसकी तो इंसॉल्वेंट की. In the ordinary course of business, or who cannot pay his debts as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not, is a definition of insolvency given in. कहाँ दे रखी है insolvency की definition? Insolvent की. Sales Goods Act. दे रखी है, sales of goods act में दे रखी है ना. Yes, sir. देखो एलिमिनेट कर लेना. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है क्या आपको? No. एक एक सेक्शन याद है उसका, 2 से लेकर A2 जो भी है, ABCDF जो सारे हैं, वहां पे है ही नहीं इंसॉल्वेंट की. पहला तो ये बाहर हो गया. अगर ये बाहर हो गया तो डी भी बाहर हो गया. लॉजिक लगा रहे हो नहीं? Yes, sir. अगर सी बाहर हो गया तो डी भी बाहर हो गया. बचा कौन? पार्टनरशिप एक्ट में तो है ही नहीं. गुड्स का पार्टनरशिप से क्या लेना? लॉजिक लगा लोगे तो चीजें क्लियर हो जाती है. Who is insolvent has been defined in the state in the sales. कौन सा सेक्शन है? I don't know. Tell me fast. 2-8. ये याद किया हुआ है? देख रहे हो डायरेक्ट? सर ये कुछ सेक्शन थोड़े याद हो गए हैं. चलो अच्छी बात है. Especially uncommon. हाँ, ये कोई याद करता नहीं है वैसे. आप क्या याद करते हो? जैसे 2-6 याद करोगे, 2-7 याद करोगे, 2-13 याद करोगे, 2-1 याद करोगे, 2-13 इतना याद कर लोगे, काम चल जाएगा. 2-14 याद कर लेना बस. ये तो आते ही आते हैं. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म मर्केंटाइल. अरे करता है ये तो, बिल्कुल बड़ा बड़ा मर्केंटाइल एजेंट है. कहाँ दे रखा है? 9 में 10 में है? 9. ओके, सेक्शन 3 में तो है ही नहीं. 3 तो उसकी बात करता है, एक्ट अप्लाई होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो जाएगा जहाँ चीजें अभी साइलेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है. The question of insolvency of the buyer under the Sales of Goods Act is of the importance in the connection with. इंसॉल्वेंसी का किससे संबंध है बताइए. देखो आ गया क्वेश्चन आज वाला जो आपके डाउट कर रहे थे. इंसॉल्वेंसी का संबंध है स्टॉपेज इन ट्रांजिट से. सर लेकिन वो तो एक्सक्लूसिवली होना चाहिए ना फिर. चलो लीन के केस में भी दोनों में हो सॉल्वेंसी सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं. आंसर इस सी. वो हर्षना वाला डाउट है वही क्लियर कर रहे हैं. यहाँ दोनों में हो जाता है. ठीक है, इंसॉल्वेंट हो या ना हो हमें क्या मतलब, लीन भी कर सकते हैं ना हम तो, दोनों में कर सकते हैं. लेकिन अगर ये आता ना स्पेसिफिकली पूछा जाता कि व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तब आप लगाते इसमें आंसर इंसॉल्वेंट. सर ये ऐसा हो सकता है, इन्होंने कहा है ना कि क्वेश्चन ऑफ इंसॉल्वेंसी टू बायर इज रिलेटेड, तो अगर लीन का केस होगा तो वहां पर हम सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट ये देखेंगे ही नहीं. हाँ ये इररिलेवेंट है, बिल्कुल वो इररिलेवेंट है. Okay, now mercantile agent means the person who sells the goods or consign for the purpose of the sale or the buyer goods. ठीक है, पहला आंसर तो है ही. who only sell, नहीं only तो है ही, तीनों आता है. आंसर इज ए. Now price under section 210 of the Sales of Goods Act means money consideration होता है. क्या लिखोगे इसका आंसर 35 का? सर ए मनी कंसिडरेशन. पार्टली मनी कंसिडरेशन, पार्टली कंसिडरेशन. अरे ये नहीं होता. सी तो होगा ही नहीं. सी नहीं है तो डी भी नहीं होगा. फिर तो बचा ए बचा. देखो लॉजिक से ठीक हो रहे हैं आधे तो. एलिमिनेशन खेलो अगर बिल्कुल सटीक चीजें नहीं मिल रही है तो. द टर्म प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. प्रॉपर्टी 11 क्या लिखा है प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी, अच्छा वो स्पेशल और वो जो है जर्नल प्रॉपर्टी. हर्षना का क्वेश्चन था ये. Okay, the word property in the Sales of Goods Act means गुड्स. प्रॉपर्टी का क्या मतलब है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में? सेलर और ट्रांसफर, बायर ट्रांसफर गुड्स और सब्जेक्ट मैटर. हाँ जी, हाँ जी बताइए. डी आंसर है, ऑनरशिप से संबंधित है इसका, ऑनरशिप से. प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस ऑनरशिप और टाइटल. इतने दिन से यही तो गा रहे हैं, प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, दैट मींस ऑनरशिप. Now under section 211 of the Sales of Goods Act, the property in the goods means
द जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन द गुड्स, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, द ओनरशिप इन द गुड्स, दोनों होगा। क्या होगा? जनरल और स्पेसिफिक दोनों ही होती है। नो सर, ठीक है, जनरल पर प्रॉपर्टी लेकिन ओनली। जो 211 में डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ए है जनरल प्रॉपर्टी। हाँ सर, बोथ हो जाएगा क्योंकि अरे दोनों है। हाँ बोथ स्पेसिफिक हो जाएगा प्रॉपर्टी की क्योंकि तो नॉट बात करता मेनली। है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? प्रॉपर्टी मेरे पास है, ऑनर मैं हूं, मैंने पोजीशन किसी और को दे रखा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पोजीशन किसी और के पास हो सकता है, ऑनर मैं हूं, राइट? ये पढ़ा तो था हमने 30 क्या नाम है, लेकिन सर 211 की डेफिनेशन 211 किया गया था। तो है फिर एक बार 30 सर फिर मैं 37 का आंसर सी नहीं होना चाहिए। मैं वही देख रहा हूँ, बट 211 देख लेते हैं जितना हमें आता है। कई बार इसमें गलत भी तो है आंसर। प्रॉपर्टी मीन द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। सी आंसर होना चाहिए। नॉट मेयरली अ, नॉट मेयरली का मतलब क्या होता है? मतलब कि Not बोथ merely इट का मतलब इंक्लूड वो भी तो है, वो भी तो इंक्लूड है। हाँ जी, आंसर इसका सी है। वैसे इसका आंसर गलत दे रखा है की में, ए लिखा क्या हुआ, दे रखा है? ए लिखा हुआ है, जनरल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। सो फिर 37 का भी आंसर सी होना चाहिए ना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप की बात नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी वर्ड गुड्स प्रॉपर्टी। मींस गुड्स एंड द सब्जेक्ट मैटर, गुड्स एंड द सब्जेक्ट मैटर। बाहर ये तो ए बी तो है ही नहीं। देखो, गुड्स अलग चीज है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, हाँ ये थोड़ा डाउटफुल है। गुड्स का अगर देखेंगे तो 27 सब्जेक्ट मैटर होगी प्रॉपर्टी। ऑनरशिप नहीं नहीं नहीं, देखो उसका संबंध जो जिस रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑनरशिप की ही वो बात जानना चाह रहा है। क्वेश्चन की सेंस भी समझनी पड़ेगी ना। बट यहाँ तो बिल्कुल एक सेक्शन 211 की बात करी है उसने। ठीक है, तो 211 में तो दोनों चीज करी है, जनरल प्रॉपर्टी नॉट मेयरली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दैट मींस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी कवर होती है प्रॉपर्टी में। तो इसका आंसर है सी। आंसर जो उसमें की में दे रखा वो गलत है। 39 प्रोपोजिशन, अरे ये वही आ गया क्वेश्चन। चलो जनरल और स्पेशल से। जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन बी विद वन पर्सन व्हाइल द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द सेम गुड्स बी विद द अनदर। सही बात है गलत है? राइट। पढ़ा था ये तो, बिल्कुल ठीक बात है। ऑनर मैं हूं, प्रॉपर्टी मेरे पास है, यूज कोई और कर रहा है, पोजीशन किसी और के पास है, इट कैन बी डन। ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू वन पर्सन कैन बी डन सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द सेम गुड्स इन द अनदर। बिल्कुल कह सकता है प्रॉपर्टी मेरे पास है, ट्रांसफर मुझे हुई है, लेकिन कोई और यूज कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द सेम गुड इन द अनदर पर्सन, गुड्स कोई और है, किसी और के पास रखे हैं। द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन बी ओनली विद द पर्सन हैविंग द जनरल। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने दोनों पढ़ा था ना कि पोजीशन किसी और के पास, ओनरशिप किसी और का, तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता। तो 39 का आंसर क्या होगा? 1 and 2 is correct and third is incorrect. ये होगा। Quality of the goods under the section 212 of the Sales of Goods Act has a reference. Quality of the goods 212 में quality of the goods include their state और condition। अरे important question रहेगा ये, याद रखना। जनरली बच्चे फिटनेस पे लगा देंगे, इसने डायरेक्ट 212 से पूछा है, तो स्टेट और कंडीशन की बात की गई है। Now the term specific good has been defined in the section Sales of Goods Act under specific goods कहाँ दे रखा है? 2D में, 214। सॉरी 214, हाँ मतलब D 214। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स पे क्वेश्चन आ सकता है, फ्यूचर गुड्स पे क्वेश्चन आ सकता है, सेलर पे, प्रॉपर्टी पे, प्राइस पे, मर्केंटाइल एजेंट आई डोंट थिंक सो इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंसॉल्वेंट भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड्स पे आ सकता है, फ्यूचर गुड्स पे आ सकता है, फॉल्ट पे भी आ सकता है, रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट दोनों। और अब तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट और टाइटल में आ ही जाएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नाउ 42 देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 214 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1913 स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जेनरिक गुड जैसा वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं वहां पे। गुड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, कौन से हो सकते हैं? डी 42 का आंसर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एग्रीड। स्पेसिफाइड गुड। ओके, गुड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों हो सकते हैं, आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन, तो डी होगा आंसर इसका। जेनरिक तो है ही नहीं, ऐसा कोई वर्ड हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा ही नहीं।
तो सी नहीं होगा सर फिर, सी नहीं वो होगा भी इसका आंसर। सी। अच्छा गलत लगा दिया, सॉरी मैंने गलत लगा दिया ऑप्शन। देखो अब ये गलती मेरे से हो रही है तो समझ लेना आपसे भी हो सकती है, पेपर पे बोले गलत बार गलत बन जाते हैं। बहुत बच्चे होते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं, देखो मैं भी कर रहा हूँ तो आप भी कर रहे होंगे ये गलती। मार्किंग जब करते हैं ना और वो गोले हटते भी नहीं है। गुड्स आइडेंटिफाइड एंड नेग्रेड अपॉन, ठीक है। विच ऑफ द सर फॉलोइंग इसीलिए आर ऑनलाइन नॉट सिस्टम गुड्स? सही है। हाँ जी, सर इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम सही होता है, वो करेक्ट तो कर सकते हैं हम। हाँ मेरे को वैसे ऑनलाइन से बढ़िया तो ऑफलाइन ही लगता है, लेकिन उसमें सर ये है अपने कि आप अपने रिव्यू प्रॉन्स के एंड लिए, प्रॉन्स हैं दोनों के, उसमें है ना रिव्यू के लिए, उसमें मेरे को पढ़ने में मजा नहीं आता, आंखों में दर्द हो मजा जाता नहीं आता। है, इतना हाँ सर गंदा ये लगता तो है। है। पेपर में एक अपने तो उसमें आराम ऊपर से लिखो। नीचे और इधर उधर करने में प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन बड़ा बहुत होता है तो वो गंदा इधर लगता है मेरे सरकाना को, पड़ता ऑनलाइन है। तो पसंद नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन उसलिए फायदा, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। प्लस मार्किंग टाइम बचता है और हमें ये पता होता है कौन से क्वेश्चन पे हमें फटाफट अभी जाना है। हाँ बिल्कुल जाना, नहीं तो आप बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली का जो पेपर है ना एमसीक्यू, उसमें तो आपके छूटने छूटने वाले छूट गए तो वो छूट गए, वापस जाने का टाइम नहीं मिलेगा। दिल्ली का जो आता है ना पेपर, दिल्ली जुडिशियल सर्विस, 200 क्वेश्चन करना, इट्स वेरी टफ। Which of the following are not goods within the meaning of section 27 of the Sales of Goods Act? Which of the following are not goods? कौन से गुड्स नहीं है? ये क्या लिखा है? जुबली कॉइन्स, कॉइन्स ऑफ एंटिक्विटी, करंट कॉइन्स सोल्ड एज क्यूरियोसिटी। ओके, करंट कॉइन नहीं होंगे गुड्स, ठीक है। आंसर इज सी, ठीक है। नन ऑफ द अबव। Which of the following are not goods? कौन से गुड्स नहीं है? सर इसका आंसर डी नहीं होना चाहिए। क्यों? रीजन क्या है? अच्छा जुबली को देखो, क्वेश्चन का सेंस समझना पड़ेगा इनसे, सॉरी आंसर्स का, बताइए डी क्यों कह क्योंकि रहे ये हो? सारे ही गुड्स हैं, जुबली कॉइन्स भी, कॉइन्स ऑफ एंटीक्विटी भी, और करंट कॉइन्स सोल्ड एज क्यूरियोसिटी। इसका क्यूरोसिटी मतलब क्या है? क्या है? क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? सर कुछ तो होगा, पर इतना पता चला है कि वो एज अ करेंसी नहीं दी जा रही है। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी 27 में, करेंसी नहीं होती, मनी नहीं होती, ठीक है, मनी करेंसी होती है। करंट कॉइन्स सोल्ड एज अ क्यूरियोसिटी। अब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दिस सी, अदरवाइज अब जुबली कॉइन क्या होता है? 25 साल के लिए भी निकालते हैं, 50 साल के लिए भी कॉइन होता है, वो भी करेंसी होगा। या कॉइन्स ऑफ एंटिक्विटी, आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन विद एंटिक्विटी है, पुरानी चीजों के लिए कोई कॉइन निकाल दिया, भीमराव अंबेडकर जी का कॉइन निकाल दिया, है तो करेंसी, वो गुड्स थोड़ी ना होंगे वैसे। बट अगर यहाँ पे ये लिखा होती ओल्ड करेंसी लिखा होता, अगर ओल्ड करेंसी लिखा होता, क्या वो गुड्स के डेफिनेशन में आता है? यस सर। ओल्ड करेंसी आता है, ठीक है, सर तो सेंस सर निकालना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। सर करंट कॉइन सोल्ड एज क्यूरियोसिटी ऐसे हो सकता है, सपोज किसी को पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीरीज के करंट कॉइन्स खरीदना है, करंट कॉइन सोल्ड एज क्यूरियोसिटी, हाँ या लेकिन वो तो फिर ईयर कुछ नहीं होगा, वो सपोज गुड्स किसी नहीं को होगा। 2016 के खरीदना है, तो ये करंट कॉइन्स है, लेकिन 786 नंबर मुझे चाहिए, मैं उसके लिए 1 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी हूँ, 1-2 लाख का जो भी है नंबर बिकता है, ऐसे नोट बिकते हैं, लेकिन क्या वो गुड्स मान लिए जाते? नहीं, आंसर इज नो। लेकिन अब पुरानी करेंसी, पुराने सिक्के, वो गुड्स होते हैं, गुड्स की फॉर्म में वो बेचे खरीदे जाते हैं, ओल्ड करेंसी, तो ये तो नहीं होगा। कॉइन्स ऑफ एंटिक्विटी, इसका आंसर वैसे बहुत हमेशा डाउटफुल रहेगा, द क्वेश्चन इज नॉट, इसके आंसर समझ में नहीं आ रहे, दैट्स नॉट गिविंग अ क्लैरिटी। सर आई थिंक इसका डी होगा। अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर क्या लगाओगे? मेरे हिसाब से तो कॉइन्स ऑफ एंटिक्विटी, एंटिक्विटी क्या होता है? पुरानी चीज होती है, पुरानी चीजें तो बिकती है, ओल्ड करेंसी, तो इसकी सेंस निकाले तो बी हो सकता है या फिर डी होगा, दो में से एक आंसर होगा इसका। सर उसमें कह रहे हैं ना आर नॉट गुड्स, तो गुड्स नहीं है, पुराने, हाँ पुराने कॉइन्स तो गुड्स हो गए ना। हाँ ये तो हटाना पड़ेगा, बी को तो हटाना ही पड़ेगा। तो जुबली कॉइन्स गुड्स हैं? सर यस। चलो क्वेश्चन इज वी आर नॉट एबल टू सॉर्ट इट आउट, रिव्यू में जाएगा ये तो। ऑप्शन है इसे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अगर इसमें I could ओल्ड decide करेंसी करेंगे। लिखा होता, ओल्ड करेंसी बेची जाती है, ठीक है, वो होता तो आंसर क्लियर होता, बट वी आर नॉट एबल टू आंसर इट, छोड़ना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन थोड़ी ना नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट द बेस्ट आंसर कुड बी नन ऑफ द अबव होगा अगर इन सब चीजों को अप्लाई करें तो।
कोई भी गुड्स नहीं है फिर। नाउ सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, हु ओनली सेल गुड्स, ओनली एग्री टू सेल द गुड्स, नन ऑफ द अबव। सेलर कौन होता है? दोनों को कवर किया है ना, जो बेचता है या एग्रीमेंट करता है, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल, सेल भी है और एग्रीमेंट टू सेल भी है। ऐसी बायर भी हो सकता है, एग्रीज टू बायर्स भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्राइजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड, बताइए जरा, दोनों है? Yes, sir. C. सेल हो चुकी है और एक एग्रीमेंट टू सेल। आंसर वुड बी सी होगा, ठीक है, सी है। दोनों चीजों को कवर करता है ना, सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, एफडीआर फिक्स डिपॉजिट रिसीट जो होती है एफडीआर, क्या वो गुड्स हैं? यस सर। ये याद रखना, एफडीआर जो है गुड्स माना गया है, केस लॉ है इस पे 46। बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है ये केस का। हाँ, इस पे केस तो है 46, इसका आंसर होना चाहिए, देखते हैं। ट्रू, ठीक है, बिल्कुल है एफडीआर। ये एक्सेप्शनल केस में इसको कवर कर लेना, वैसे समझ लेना। डायरेक्ट में भी दे रखा है वैसे एक जगह, गुड्स की डेफिनेशन दे रखी होगी, वहां होगा, पढ़ा था। चलो, in a contract of the sale of goods under the section 4 of the sales of goods act there must be a transfer of absolute or general property in the goods। कौन सा है इसका आंसर? 47 पढ़ा है हमने। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? सेक्शन 4 में सब साफ साफ लिखा, मस्ट बी एब्सोल्यूट हो या जनरल हो। ए आंसर, मस्ट बी ट्रांसफर द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, आंसर इज ए, साफ साफ लिखा है डायरेक्ट में। Now, whether a given contract is one of the sale or the some other kinds of the contract in respect of the good is a question of fact। क्या होगा इसका आंसर? Whether a given contract is a one of sale or some other kind of a contract in respect of the good is a question of, बताइए जल्दी से आंसर। सब्सटेंस, मतलब क्या होता है सब्सटेंस का? सब्जेक्ट मैटर। हाँ जी, वो क्या चीज में डील हो रही है, one of the sale or some other kinds of the contract in respect of the good is a question of substance। Terminology, both form of substance। A contract of sale under section 4 of the sales of goods act may be absolute condition, दोनों हो सकते हैं, ये तो अभी पढ़ा था। क्या होगा इधर? 49 का C। Then the last one is the judgment of the Supreme Court in the Indian Steel versus Wire Products State of Madras is a question on, ये केसेस हमने पढ़ा नहीं है, सेल एंड स्टैट्यूटरी ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द वर्क एंड, ठीक है। कुछ चीजों को मैंने आपको कहा रटना पड़ेगा। इंडियन स्टील वर्सेस वायर प्रोडक्ट जो, तो ये वैसे देखा जाए तो सेल और स्टैट्यूटरी ट्रांजैक्शन। एक और अगर ये एक नीचे वाला भी अगर हम केस लॉ देख लेते हैं, distinction between a contract of work and services and the contract of sale, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क क्या होता है? जहां हमने कॉन्ट्रैक्ट किया सिर्फ उसके लेबर और सर्विसेज के लिए, ठीक है, सिर्फ भाई गुड्स हम तेरे को लाके दे देंगे, तेरे को सिर्फ ये चीजें बनानी है। तो ये केस जो था इस पर डिसाइडेड है, आपके शायद बेरट में भी लिखा हुआ है, कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स मध्य प्रदेश पुरुषोत्तम प्रेम जी का केस है, कीप इन माइंड, ठीक है। ओके, अभी आगे के जो हमने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 50 तक कर लिए हैं, आगे के हमारे पास 400 के आसपास हैं। आई विल बी सेंडिंग यू दी फाइल, आप इसको कर लीजिए। वंस यू विल बी डूइंग इट देन हम इस पे डिस्कस कर लेंगे, जहां डाउट आएगा वो कर लेंगे। तो यू वुड बी हैविंग अ फ्राइडे, कल भी हम इनको कर लेंगे एक बार क्विकली, देन विल डू इट ऑन फिर आप सैटरडे संडे का टाइम लीजिए, इनको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर हम नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे मंडे से टीपीए का।